हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार देव, लेक्चर बायोलॉजी। 11th क्लास का चैप्टर है जो नेट किताब चेंज हुई है आपकी, उसमें जीव विज्ञान का कोशिका संरचना एवं कार्य इकाई है थर्ड, कोशिका संरचना एवं कार्य। पाठ है 8, कोशिका जीवन की इकाई के रूप में। कोशिका जीवन की इकाई के रूप में। तो बच्चों देखो कि कोशिका किसे कहते हैं, क्या है कोशिका। तो कोशिका को जानने से पहले कि जीव का निर्माण क्या है। जीव विज्ञान में आप पढ़ते हैं, आपको गुरुजी ने बताया होगा कि जीव विज्ञान क्या है, कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। तो इसमें सबसे पहले आती है, सबसे सजीवों का शरीर किससे मिलकर बनता है, कोशिका से। तो कोशिका इसमें दे रखा है जीवन की इकाई के रूप में। तो कोशिका की क्या परिभाषा है, देखिएगा। कोशिका इसे बोलते हैं सेल। कोशिका किसे कहते हैं, क्या है, तो देखिएगा सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। इसकी खोज किसने की, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत पादप कोशिका या कोशिका भित्ति की खोज की। कैसे की, हम आप उसको बताएंगे अभी। तो पहले परिभाषा दे देखें आप लोग। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या है बेटा, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात इसके द्वारा शरीर का निर्माण किया जाता है। अर्थात इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संरचनात्मक। समस्त क्रियाएं, सजीवों की समस्त क्रियाएं इसी में ही संपन्न होती हैं। किसमें, कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य में या कोशिका द्रव्य में आधारभूत इकाई होती है ये सजीवों के शरीर की या जीवन की। इसे जीवन की इकाई भी कहते हैं। तो देखो कोशिका को जीवन की इकाई क्या कहते हैं, कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं, क्योंकि चाहे एक कोश के जीव हो या बहुकोश के जीव हो, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमने देखा होगा कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोश के जीव कहलाते हैं। अर्थात ये एक कोशिका ही संपूर्ण उस जीव की संपूर्ण क्रियात्मक क्रियाएं करती हैं, एक कोशिका में संपन्न होती हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, एंटमीबा, ये सारे क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अब प्रश्न आता है, बहुत से ऐसे जीव जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोश के जीव कहलाते हैं। बहुकोश के जीव हाइड्रा और उच्च विकसित प्राणी एवं पादप आदि होते हैं, जिनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका शरीर लाखों या सैकड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या परिभाषा है इसकी, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं। आगे देखिएगा खोज, कोशिका की खोज के बारे में। खोज दूसरा टॉपिक है, खोज। तो देखिएगा
कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। ध्यान देना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, अर्थात रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम खोजा। तो उन्होंने इसको खोजने के लिए क्या किया, एक क्यूरक्यूसुबेर अर्थात कॉर्क, ऑक ट्री का प्लांट होता है, उसकी स्लाइस काटी और उसने क्या देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ कोष्ठ होते हैं, जिसने उनको नाम दिया शेल या सेलुला। सेलुला का लैटिन भाषा में अर्थ होता है शेल, अर्थात खाली जगह है। तो देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा देख लें। इन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका उल्लेख किया है। किसमें किया है? माइक्रोग्राफी पुस्तक में। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया, एक ऑक ट्री होता है क्यूरक्यूसुबेर प्लांट्स, क्यूरक्यूसुबेर ये होता है कॉर्क। क्यूरक्यूसुबेर कॉर्क की क्या काटी उसने? स्लाइस काटी, यहां से स्लाइस काटी। तो उसने क्या देखा, ये वर्णन है पुस्तक माइक्रोग्राफिया, पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उल्लेखित। तो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका उल्लेख किया गया है। उन्होंने क्या किया गया कि क्यूरक्यूसुबेर कॉर्क प्लांट अर्थात कॉर्क पादप की क्या काटी? स्लाइस काटी। तो उसने क्या दिखाई दिए? मधुमक्खी छत्ते के समान ऐसे कोष्ठ। खाली स्थान दिखाई दिए। समझने के तौर पर बता रहे हैं आपको ऐसे ही, लेकिन सब ये केवल ये वाला पार्ट दिखाई दिया उसको, जो कि पादप की क्या होती है? मोटी भित्ति होती है। इस प्रकार इसका क्या नाम दिया? सेलुला। सेल्यूला अर्थात खाली जगह, लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द, इसका मतलब शेल, बाद में क्या नाम पड़ा? शेल अर्थात खाली जगह, खाली स्थान। तो मात्र उसने क्या किया था? खाली स्थान मतलब पूरा का पूरा जीव द्रव्य नष्ट हो चुका था, केवल क्या रह गई? भित्ति। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति या भित्ति, ये रह गई मात्र भित्ति। तो पूरा का पूरा जीव द्रव्य नष्ट हो गया। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका या मृत पादप कोशिका खोज की गई, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका भित्ति सेल की खोज की गई। अब प्रश्न उठता है कि फिर जीवित कोशिका खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में अमीबा, शुक्राणु और कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूली नाम दिया। तो 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek द्वारा जीवित कोशिका खोज की गई थी। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका, जीवित जंतु कोशिका खोज की गई थी। अब प्रश्न उठता है, तो जीवित पादप कोशिका खोज किसने की थी?
ध्यान देना, जीवित पादप कोश का खोज किसने की थी? तो मालपी के द्वारा की गई थी जीवित कोश का खोज। तो इसमें इतना ज़्यादा बहुत है, इतना ही। आप तो केवल वास्तव में कोशिका की खोज का श्रेय केवल रॉबर्ट को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में ये बताया कि क्युरक्यूसोवेर कॉर्क पादप की स्लाइस काटी जाए तो हमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ खाली कोश दिखाई देंगे, जिन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला बाद में उनको सेल कहा गया, अर्थात कोशिका कहा गया। तो आगे अब प्रश्न उठता है कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, और अंग मिलकर अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलकर क्या बनता है? जीव बनता है। तो इसमें देखिएगा, तो जीव कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोश के जीव और दूसरे हैं बहुकोश के जीव। तो देखिएगा, प्राणी जगत में एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप देखिए, एक कोश के जीव, एक कोशिकीय जीव, वे जीव जिनका शरीर, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा, युगलिना आदि। तो ऐसे जीव या वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं। ये एक कोशिका ही, एक कोश के जीवों में सारा उपापचय क्रियाएं करती हैं, एक कोशिका ही पूरा कार्य करती हैं। तो जैसे अमीबा है, एंट अमीबा, युगलिना आदि। दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो देखो, बहुकोशिकीय जीव, ध्यान देना, ऐसे जीव जिनका शरीर दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हाइड्रा, प्लेट एलिमेंथीज और उच्च श्रेणी के पादप एवं जंतु, यहाँ तक कि हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं। तो ये कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हुआ। इसमें देखो आप, ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं, यूँ कह सकते हैं, दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हाइड्रा उच्च विकसित पादप व जंतु आदि। तो ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, या बहुकोशिकीय। इसी आधार पर जंतु भी कह सकते हैं इनको, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। हाइड्रा और उच्च विकसित पादप एवं जंतु। तो ये हल्का सा एक कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हुआ। अब आपको आता है कि कोशिका में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव में
क्या हो जाते हैं? कोशिकांग। तो ध्यान देना, कोशिका में केंद्रक की खोज आगे आता है। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई 1831 में। अब देखिएगा कि कोशिका के अंदर एक द्विझिल्लीय संरचना पाई जाती है, द्विस्तरीय संरचना, जो जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, तो क्या केंद्रक। तो कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। इसके बाद में आपको आता है कि वास्तव में कोशिका उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ थोड़ा आपको हल्का सा वर्णन करना है इसके आगे, लेकिन इससे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा अध्ययन करना है हमें। आगे अगला टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या कहता है ये कोशिका सिद्धांत? ध्यान देना, सन 1838 मैथियस स्लाइडेन और 1839 स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1839, 1838 एवं 39 में स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या कहता है सिद्धांत, कि इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों के कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या बताया कि कोशिका सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक संरचनात्मक आधारभूत इकाई होती है। तीसरा क्या बताया था उन्होंने कि तीसरा ये बताया उन्होंने सजीवों के ये इकाई होती है कि कोशिका की उत्पत्ति, कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किंतु क्या दोष रहा इस सिद्धांत का? दोष ये रहा था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है, लेकिन कैसे होती है ये उन्होंने नहीं बता पाया। तो ये सिद्धांत वहाँ असफल रहा। बाद में इसको नवीन आधुनिक सिद्धांत के रूप में मालपिक और गुरु ने दिया था। उसके बारे में बताएंगे। पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में देखें आप लोग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 एवं 39 में स्लाइडेन एवं स्वान ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, जैसे आप स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया। अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 एवं 39 में स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया। स्वान ऐसे लिखें आप इसको, यही लिखें आप, स्वान द्वारा किया गया। खान मत पढ़ना इसको, स्वान पढ़ना। स्वान द्वारा किया गया, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है इस सिद्धांत? देखो, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका एवं
उनके कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से या कोशिकीय के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा कि कोशिका सजीवों के शरीर की कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कहा? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट क्या दिया उन्होंने? तीसरा पॉइंट ये दिया था उन्होंने कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी या पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से होती है। पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। अब क्या दोष रहा इसका? मतलब 3 पॉइंट दिए उसने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों या कोशिका उत्पादों से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो इसका दोष क्या रहा? इसका दोष ये रहा था, इस सिद्धांत का ये असफल क्यों रहा कि स्लाइडेन एवं स्वान यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से कैसे होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से कैसे होता है, जिसका दोष देखिएगा। कोशिका सिद्धांत का दोष। कोशिका सिद्धांत का दोष। स्लाइडेन एवं स्वान का कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान का कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्लाइडेन एवं स्वान का कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है।
अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, लेकिन कैसे होती है, किस कारण से होती है, तो यह बताने में असफल रहा। इसलिए इसको क्या कहा था दोस्त कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होती है। तो इसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अब इस कोशिका सिद्धांत को नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद में इसको अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे।